हेलो नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। ग्रहों के भावों में प्लेसमेंट की सीरीज में हमने सारे 12 भावों में ग्रहों को, सारी 12 राशियों में ग्रहों को कवर किया है और हम वो सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें ग्रह कुछ खास भावों में बहुत अच्छा करते हैं और एक और सीरीज भी कर रहे हैं जिसमें हम उन खास भावों की बात कर रहे हैं जहां ग्रह अपने अच्छे नतीजे नहीं देते बल्कि उम्मीद के उलट या अपने सबसे मुश्किल नतीजे देते हैं। तो जब हम अच्छे या बेस्ट प्लेसमेंट या टफेस्ट प्लेसमेंट की बात करते हैं तो यहाँ एक भाव से दूसरे भाव के मुकाबले की बात होती है कि अगर किसी भाव में वो बेहतर रिश्ते देते हैं, किसी भाव में बेहतर नतीजे देते हैं तो हम कहते हैं कि वो उस ग्रह के लिए बेहतर या बेस्ट प्लेसमेंट में से एक है। और दूसरे भाव में अगर अच्छे नतीजों के मुकाबले ज्यादा चुनौतियां देते हैं तो वो अपने टफेस्ट प्लेसमेंट, टफेस्ट नतीजे दे सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हम आपकी कुंडली में ग्रह या ग्रहीय ऊर्जा राहु के टफेस्ट प्लेसमेंट करेंगे। ध्यान रहे, हम राहु का अलग वीडियो कर चुके हैं जिसमें राहु बेस्ट नतीजे किस भाव में और कैसे देता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे एक गुजारिश है, अगर आपको मेरा चैनल वैल्यूएडिंग लगता है, आपके कुछ सवालों के जवाब देता है, आपकी जिंदगी की कुछ मुश्किलों से निपटने में मदद करता है, आपकी जिंदगी के कुछ अहम सवालों का जवाब देता है, तो कृपया YouTube को इन वीडियोस को प्रमोट करने में, मेरे चैनल को प्रमोट करने में मदद करें ताकि दूसरे लोग भी इस चैनल के वीडियोस से फायदा उठा सकें, अपनी जिंदगी के अहम मसलों, अहम सवालों का जवाब पा सकें और इसके जरिए आप अच्छा कर्म कमाएं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर भी करें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि राहु कभी कभी हमें कुछ इस तरह की उम्मीदें देता है जो हमारी हैसियत से ज्यादा होती हैं और इसीलिए वो टफ प्लेसमेंट बन जाता है। दूसरी तरफ राहु हमें असाधारण नतीजे भी दे सकता है, मगर चुनौतीपूर्ण नतीजे तब आते हैं जब राहु हमें वो उम्मीदें देता है जिन्हें हम संभाल नहीं पाते। इसीलिए वो राहु के लिए टफेस्ट प्लेसमेंट बन जाते हैं क्योंकि हम उन भावों में राहु की ऊर्जा को समझ नहीं पाते या उसे संभाल नहीं पाते और फिर हम राहु की ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं समझने की बजाय, और इसी वजह से राहु कुछ भावों में टफ प्लेसमेंट बन जाता है। और सबसे आसान तरीका इससे निपटने का है कि हम राहु के विभिन्न भावों में प्लेसमेंट को समझें और उन भावों को देखें जहां वो और ज्यादा गलत समझा जा सकता है, जहां हम उसकी ऊर्जा की हद से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं या गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप उन भावों के बारे में थोड़ा सतर्क रहें जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो वो आसान प्लेसमेंट होगा। हालांकि राहु के लिए बेस्ट नहीं, मगर आसान उस सूरत-ए-हाल के मुकाबले जब उन भावों में फोकस न हो। तो चलिए सबसे पहले राहु को पहले भाव में देखते हैं जो मेरे ख्याल में राहु के टफेस्ट प्लेसमेंट में से एक है। जब राहु पहले भाव में होता है तो वो लग्न में होता है। अब राहु यहाँ क्या करता है, कभी कभी ये व्यक्ति बहुत लालची होता है, बहुत स्वकेंद्रित होता है। कुछ हद तक ये गलत नहीं है क्योंकि व्यक्ति स्वकेंद्रित इसलिए नहीं कि दूसरे उसके लिए कुछ करें, बल्कि इसलिए कि मैं बहुत अच्छा करूं, जिंदगी में बहुत अच्छा करूं, जिंदगी में भला करूं। और चूंकि फोकस ये है कि मैं जिंदगी में अच्छा करूं तो बहुत सारे कार्य उसी के इर्द गिर्द होते हैं। क्या उन्हें फायदा पहुंचाता है, क्या उनके लिए अच्छा है, ये दूसरे लोगों की उम्मीदों के उलट चलता है, दूसरों की महत्वाकांक्षा के उलट। और जब आप जो हासिल कर सकते हैं और दूसरे जो हासिल कर सकते हैं उनके बीच खिंचाव होता है और बस इतनी ही गुंजाइश होती है, तो आपकी जरूरत से ज्यादा प्रतिस्पर्धा, आपकी जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा दूसरों के नजरिए से आपको देखने के तरीके में रुकावट बन जाती है। और इसलिए पहले भाव में राहु कई बार गलत समझा जाता है क्योंकि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत लालची हैं, बहुत स्वकेंद्रित हैं। हालांकि आपका स्वकेंद्रित होना इसलिए है कि आप कहते हैं कि मैं जिंदगी में अच्छा करना चाहता हूं, मुझे दूसरों के अच्छा करने से कोई गर्ज नहीं, बस वो मेरी कीमत पर न करें, जब तक मुझसे कुछ छीना न जाए,
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे कैसा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति बहुत स्वकेंद्रित है। वो अपनी जिंदगी के तमाम पहलुओं में बहुत अच्छा करना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अपने करियर में अच्छा करना चाहता है, अपने रिश्तों में अच्छा करना चाहता है, सही फैसले लेना चाहता है, अपनी जिंदगी में तेजी से तरक्की करना चाहता है, कामयाबी की सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ना चाहता है। और इसलिए उनमें कुछ ऐसी बात होती है जो दूसरों को अजीब लगती है। उनके बारे में कुछ अनोखा हो सकता है, वो महत्वाकांक्षा हो सकती है, वो रास्ता हो सकता है जो वो चुनते हैं, या वो तरीका जिससे वो दूसरों पर असर डालते हैं, तो दूसरे उन्हें थोड़ा अजीब समझ सकते हैं। उनमें कुछ अनोखी आदतें भी हो सकती हैं, मसलन एक बहुत खूबसूरत लड़की मगर बहुत टॉमबॉयिश जो सारे लड़कों वाले काम करती है। ध्यान रहे, आज के ज़माने में ये पूरी तरह सियासी तौर पर सही नहीं हो सकता, मगर हम जानते हैं कि खेलकूद ज्यादातर मर्दों का क्षेत्र माना जाता था। हालांकि हालात बदल रहे हैं, तो व्यक्ति के बारे में, उसके बर्ताव के बारे में कुछ ऐसा होगा जो असामान्य होगा। व्यक्ति अपनी जाति, अपने समुदाय से बहुत अलग हो सकता है, या उसके मूल्य, सिद्धांत या आदतें उसके समुदाय, उसकी परवरिश या समाज से मेल नहीं खाती, तो ये व्यक्ति समाज में थोड़ा बाहर का भी है। मगर राहु किसी भी भाव में एक काम जरूर करता है, वो उस भाव की एक खूबी में बहुत अच्छा देता है। तो लग्न में राहु आपको बहुत अच्छी सूरत दे सकता है, या बहुत अच्छी पेशकश करने की क्षमता, या बहुत तेज दिमाग, या बहुत अच्छी एकाग्रता, या बहुत तीक्ष्ण बुद्धि, बहुत हाजिर जवाबी, बहुत हास्य भावना, कुछ ऐसा होगा जिसमें आप दूसरों पर भारी पड़ते हैं और बहुत कम लोग उस मुकाबले में आपका मुकाबला कर सकते हैं। तो कुछ अच्छी बात राहु आपको पहले भाव में जरूर देता है। हालांकि बहुत सारी गलतफहमियां आपके रास्ते आ सकती हैं, बहुत सारी प्रतिस्पर्धा आ सकती है, कुछ खिंचाव भी हो सकता है, और उस वजह से कभी कभी आप वो रिश्ते खो देते हैं, वो दोस्त खो देते हैं, वो सहकर्मी खो देते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप उनके हिस्से में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप सिर्फ अपने टुकड़े की चिंता कर रहे हैं, किसी और की नहीं। तो लग्न में राहु निश्चित तौर पर एक टफ प्लेसमेंट है, क्योंकि तरक्की उतनी तेज नहीं होती जितनी आप उम्मीद करते हैं या चाहते हैं, मगर उस रास्ते में, उस रफ्तार में जिससे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अपनी खातिर, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। हालांकि आपको बहुत सारी चुनौतियां आ सकती हैं, रिश्तेदारों से टकराव, जीवन साथी से टकराव, ऑफिस के सहकर्मियों से टकराव, और समाज से भी टकराव, यहाँ तक कि अपने समुदाय से भी, क्योंकि आप सबको खुश नहीं रख सकते। आप लग्न में राहु के साथ खुद को खुश रखते हैं। तो लग्न में राहु के साथ आसान प्लेसमेंट नहीं, बहुत सारी मुश्किलें हैं। हालांकि अगर आप दूसरों की जरूरतों पर फोकस करने पर काम करें और थोड़ी कुर्बानी दें, जो लग्न में राहु के साथ मुश्किल है, मगर अगर आप उस पर अमल कर सकें तो बहुत कुछ बचाया जा सकता है और आप जिंदगी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, मगर उन रिश्तों, उन परिचितों, उन साझेदारियों की कीमत पर नहीं। ये है पहले भाव यानी लग्न में राहु का मतलब आपके लिए। दूसरा प्लेसमेंट जहां राहु टफेस्ट प्लेसमेंट देता है, वो है राहु का चौथे भाव में प्लेसमेंट। तो हमेशा की तरह राहु किसी भी भाव में आपको उस भाव के बारे में कुछ अनोखा दे सकता है। तो चौथे भाव में राहु के बारे में कुछ ऐसा हो सकता है जो या तो उस घर के बारे में, या जिस परिवार में आप पैदा हुए, या परिवार से जुड़ी किसी चीज के बारे में थोड़ा असामान्य हो, सामान्य परिवारों से अलग। आपके पिता या माता एक ही जाति के न हो, या अलग शहर, अलग संस्कृति के हों, या घर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हों, अलग माहौल हो। घर या तो बहुत आध्यात्मिक हो सकता है या बिल्कुल गैर आध्यात्मिक। घर में कोई पूरी तरह शाकाहारी हो सकता है, तो कोई पूरी तरह मद्यपान से दूर हो सकता है। तो घर में तरह तरह के लोग, तरह तरह के रीति रिवाज हो सकते हैं, जो घर को बहुत असामान्य वातावरण, असामान्य घटनाओं वाला बनाते हैं। और लोग भी एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं, यहाँ तक कि सोचने का अंदाज भी। और घर में कुछ विदेशी भी हो सकता है। व्यक्ति, संस्कृति, गाड़ी, खाने की आदतें, बोली जाने वाली भाषा, सब थोड़ा अलग हो सकता है। ये एक बात है।
दूसरी बात, जिस घर में आप रहते हैं वो भी अलग हो सकता है। या तो आप अपने आसपास के समाज से ज्यादा संपन्न हैं, या आप थोड़े कम संपन्न समाज में रहते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप ऐसे घर में रहते हैं जिसका पैटर्न, जिसकी बनावट असामान्य है, जिसके मुंह की दिशा से अलग दिशा में खुले हैं, तो घर के बारे में कुछ अजीब या असामान्य होगा। दूसरी बात, कई घरों में रह सकते हैं, कई घरों में पले भे हों, शायद बढ़ते हुए 2-3 घर बदले हों, शहर बदले हों, यहाँ तक कि देश भी बदले हों, जिससे राहु प्रमुख प्रभाव बन जाता है। दूसरी बात ये कि आपके घरेलू जीवन में जब आप अपना घर बसाते हैं तो आप या तो ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, या घर से, परिवार से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं कि घर आपको क्या दे सकता है, परिवार आपको क्या दे सकता है। तो आप एक खास तरह का नतीजा चाहते हैं जो आप ला सकें, मगर क्या होता है, क्योंकि आप खुद से उम्मीद करते हैं कि आप घर में कुछ ऐसा करें जो रहने की गुणवत्ता सुधारे, तो आप दूसरों से भी वैसा ही चाहते हैं। मगर दूसरों की सोच आपके जैसी नहीं हो सकती, तो उन्हें लग सकता है कि आप उन्हें बेजा दबाव डाल रहे हैं कि वो आपकी जरूरत के मुताबिक करें, न कि उनकी जरूरत के। तो उस सूरत-ए-हाल में वो आपको ज्यादा स्वार्थी, ज्यादा लालची, ज्यादा स्वकेंद्रित समझते हैं। हालांकि आपकी फोकस घर या घरेलू जीवन पर है। आपको लगता है कि अगर ये काम हो जाए तो सब खुश होंगे, सबको आराम होगा। तो आप जो टेबल पर ला रहे हैं, जो घर में ला रहे हैं, वो सबको फायदा पहुंचाएगा, मगर दूसरे ऐसा नहीं देखते। उन्हें लगता है कि आप घर में कुछ काम करवाना चाहते हैं या दूसरों पर दबाव डाल रहे हैं। तो न सिर्फ उम्मीदों का बल्कि अंदाज का भी मेल नहीं होता, और वो रिश्ते में भी चुनौती लाता है। घर के बारे में कुछ असामान्य हो सकता है कि बाहरी लोग भी आपके घर आते जाते रहें। कुछ हद तक बाहरी लोग घर में खलल भी डाल सकते हैं, और अगर कई मैलेफिक्स जुड़े तो बाहरी लोग घर की शांति को तय कर सकते हैं या नष्ट भी कर सकते हैं। तो सतर्क रहना होगा कि आप बाहर वालों को परिवार में कितना आने देते हैं, या अगर वो घर में न भी आए तो परिवार पर उनका असर बहुत ज्यादा हो सकता है, जिससे रिश्ते नष्ट होते हैं, शांति और सौहार्द नष्ट होते हैं, और घर का रहन सहन भी नष्ट होता है। तो वो असामान्य विदेशी तत्व राहु घर में ला सकता है। ये आपको अलग अलग शहरों, देशों में ले जा सकता है, तो आपको कभी एक जगह बसेरा न मिले, और ये एक और मुश्किल चुनौती है जो राहु ला सकता है। ये मौके भी ला सकता है अलग शहरों, अलग देशों में जाने के, मगर हम सबको एक ठिकाना चाहिए, एक स्थायी घर चाहिए। तो कभी कभी चौथे भाव में राहु हमें ये बसेरे का एहसास नहीं होने देता कि मेरा घरेलू जीवन बस गया, परिवार बस गया, और कभी कभी पूरी जिंदगी आपको वो बसेरा ढूंढनी पड़ती है, वो घर, वो परिवार। हालांकि राहु आपको उस भाव के बारे में एक अच्छी चीज जरूर देगा, या तो घर बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा, बहुत अच्छी बनावट वाला होगा, या बहुत क्लासिकल होगा, विरासत से जुड़ा कुछ होगा। घर या परिवार के बारे में कुछ बहुत अच्छा, खास लोग होंगे। घर में सुपर टैलेंट भी हो सकता है, जिससे परिवार, घर अलग पहचान बनाता है। तो अगर आपके चौथे भाव में राहु है तो कुछ सीमाएं हैं जिनके भीतर रहना होगा, कुछ सीमाएं जिन्हें पार न करें, कुछ सीमाएं जिनसे सावधान रहें कि आप दूसरों को घर में दखल देने कैसे देते हैं और उम्मीदों को दूसरों से कैसे मिलाते हैं। तो चौथा भाव आसान प्लेसमेंट बन सकता है, बेस्ट नहीं मगर आसान, उस हालत से बेहतर जब आप राहु को बिना रोक टोक के काम करने दें। और ये है चौथे भाव में राहु का मतलब आपके लिए। सातवें भाव में राहु भी एक टफ प्लेसमेंट हो सकता है, और दरअसल टफेस्ट में से एक। वजह यह है कि राहु किसी भी भाव में उस भाव से नतीजों की उम्मीद बढ़ा देता है, लोगों की बजाय आप उस भाव के क्षेत्रों से एक खास अंदाज में नतीजे चाहते हैं, जैसे रिश्ते, साझेदारी, कनेक्शन। तो आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते एक खास तरह से बने। तो सातवें भाव में राहु का मतलब है कि आप लगभग परफेक्ट रिश्ता चाहते हैं, या ऐसा रिश्ता जहां दोनों बराबर योगदान करें, दोनों बहुत खुश हों। तो एक साझेदारी या कनेक्शन में जहां आपको लगता है कि रिश्ता एक खास तरह से बनना चाहिए, मगर पार्टनर, जान पहचान वाला जीवन साथी वो शायद ऐसा न देखे।
तो उम्मीदों का मेल नहीं होता, साझेदारी, कनेक्शन और रिश्ते का ढांचा मेल नहीं खाता और यहाँ खिंचाव पैदा होता है। आप रिश्ते से कुछ उम्मीदें रखते हैं और चूंकि रिश्ते में लोग हैं तो आप उस आउटपुट की उम्मीद उस व्यक्ति पार्टनर से भी करते हैं, जबकि वो पीछे हट सकते हैं, वो आपके विचारों से सहमत न हो। कभी कभी उन्हें लगता है कि आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं और बहुत जल्दी वो कह सकते हैं आराम से समय लो, बसने दो, मगर आपको लगता है कि अगर दो लोग साथ हैं और खुश रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि हर कोई दूसरे की उम्मीदों के मुताबिक चले और एक ही रफ्तार से चले या दौड़े। तो कभी कभी जिस रफ्तार से आप दौड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो रफ्तार उनकी नहीं होती, वो अपनी रफ्तार से चलना चाहते हैं। दूसरी बात, जिस दिशा या रास्ते पर आप पार्टनर, यूनियन, रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, वो शायद उस रास्ते पर न जाना चाहें। तो उम्मीदों, रास्ते या दिशा का मेल नहीं होता। इसके चलते घर में, खास तौर पर साझेदारी में हलचल या खलल पड़ता है और पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद कर सकता है, मगर आपको लगता है जब तक मेरी बात न हो मैं तुम्हारे ये क्यों करूं? और आम तौर पर आपको ये भी लगता है कि आपने रिश्ते में बहुत कुछ किया है, जबकि दूसरी तरफ से उतना नहीं मिला। और चूंकि आम तौर पर आप रिश्ते में बहुत सारा काम करते हैं, योगदान करते हैं, तो अब आप उम्मीद करते हैं कि रिश्ता भी वापस उसी तरह आपकी सेवा करे, मगर दूसरा व्यक्ति शायद तैयार न हो। कभी कभी तो तैयार होने की बात तो छोड़िए, वो उस लायक भी न हो, मगर आपको लगता है कि उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और कभी कभी उस मेहनत का मेल नहीं होता या व्यक्ति सिर्फ नाकाबिल या असमर्थ होता है। और यहाँ चुनौती आती है इतनी की शादी के भीतर बाहरी असर भी हो सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति शामिल हो सकता है। अगर रिश्ता उम्मीदों पर खरा न उतरे या अगर कोई पार्टनर हदें पार कर ले तो ये एक टफ प्लेसमेंट है। अगर राहु 7वें भाव में है और दूसरे मैलेफिक्स भी जुड़ जाएं, तो अगर आपके 7वें भाव में राहु है तो जाने की कैसे उम्मीदें रखें, किस रफ्तार से उम्मीदें पूरी होने चाहिए, क्या करें और क्या न करें, और ज्यादा जगह दें, ज्यादा सब्र करें, रिश्ते में संघर्ष करें और सावधान रहें। मैं नहीं कहूंगा कि आप डाउटिंग थॉमस बने, मगर ध्यान रखें कि दोनों पार्टनर खुश हैं और शांति है। और कभी कभी फीडबैक लें और कोशिश करें कि वो रफ्तार चुने जिस पर दोनों चल सकें, न कि एक रफ्तार तय करे, एक उम्मीदें तय करे। मगर रिश्ते के बारे में कुछ बहुत अनोखा भी होगा। पार्टनर अलग जाति, अलग संस्कृति या अलग देश का हो सकता है। निश्चित तौर पर पार्टनर के बारे में, साझेदारी के बारे में कुछ असामान्य होगा। कभी कभी दोनों में बड़ी उम्र का फर्क हो सकता है, कभी कभी लड़का लड़की से उम्र में छोटा हो सकता है और कभी कभी ये बहुत खुली शादी भी हो सकती है और यही असामान्यता शादी में लाता है। तो बहुत सावधान रहें जब आपके 7वें भाव में राहु हो। किसके साथ साझेदारी कर रहे हैं, किसे अपने लंबे समय के प्रतिबद्ध साथी के रूप में चुन रहे हैं, क्योंकि आम तौर पर यूनियन में कम से कम एक दिलतोड़ होता है। आम तौर पर बाहर के लोगों के दखल से हो सकता है वो बेवफाई न हो, मगर बाहरी असर आकर शादी या साझेदारी की शांति और यूनियन में खलल डाले। तो जब तक सावधान रहें, रफ्तार रखें, सब्र रखें और उम्मीदें कम करने में संघर्ष करें। ये थोड़ा आसान हो सकता है, बेस्ट नहीं, मगर थोड़ा आसान जब राहु 7वें भाव में जाता है। 8वें भाव में राहु भी एक टफ प्लेसमेंट हो सकता है। वजह ये कि पहली बात, 8वां भाव गोपनीयता का भाव है और जब राहु 8वें भाव में जाता है तो आप ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, एक गुप्त तरीके से, गुप्त माध्यम में, गुप्त रूप से। तो आप उन आदतों में पड़ सकते हैं जो आपके समाज, आपके समुदाय के लिए वर्जित हैं। शायद नशे की तरफ मुड़े या उन आदतों में पड़े जो आपके समुदाय में मना हैं, जो वर्जित हैं। और कभी कभी ये आपको वो उम्मीदें भी देता है जो हद से बाहर हैं। हो सकता है आप किसी रिश्ते में हो मगर फिर भी बाहर देख रहे हों। 8वें भाव में राहु आपको शायद अपने रिश्ते के बाहर भी भागने पर मजबूर करे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा ऐसा होता है, मगर क्योंकि आपको वो चीजें पसंद हैं जो मना हैं, जो एड्रेनालिन रश देती हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। शायद आप हदें पार कर रहे हैं तो कुछ उत्साह,
कुछ साहसिक भावना भी होती है। तो साहसिक भावना और उत्साह के साथ आप कुछ ऐसी चीजों में भागते हैं जो आसानी से नहीं मिलती, जहां नुकसान, खतरा या उत्साह हो सकता है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बहुत तेज गाड़ी चलाना पसंद करता है, मसलन राहु 8वें भाव में, जहां आप अपनी जान खतरे में डालते हैं, क्योंकि 8वां भाव आयुष्ठान है, मगर ये आपको शराब, धूम्रपान, नशे या कुछ हद तक जुआ जैसी गतिविधियों में भी ले जा सकता है। 8वें भाव में बहुत ज्यादा लाभ के साथ आप अश्लील साहित्य या प्रतिबद्ध रिश्ते के बाहर यौन संबंधों में भी शामिल हो सकते हैं। अब अगर आपके या आपके पार्टनर के 8वें भाव में राहु है, तो कृपया ये मत समझें या मान लें कि वो उसमें शामिल है। इसका मतलब कई बातें हो सकती हैं। व्यक्ति को छिपी हुई बातों, जीवन के गुप्त अर्थों में बहुत दिलचस्पी हो सकती है और गहराई से सोचता विचारता है। 8वां भाव ज्योतिष, तंत्र मंत्र या किसी ज्योतिषी पर ज्यादा निर्भरता भी हो सकती है, तो आप उस चपेट को छोड़ नहीं पाते जो किसी की आप पर हो सकती है। तो उन गुप्त कृत्यों में अति न करें जो हानिकारक हो सकते हैं, जो आपको जिंदगी की सामान्य राह पर नहीं चलने देते। हालांकि 8वें भाव में राहु कुछ मामलों में अच्छा भी हो सकता है। सरकारी काम, सरकारी प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और कई और छुपी हुई चीजों में, जिनमें आप गहराई से जाकर लाभ निकाल सकते हैं। हालांकि ये निश्चित तौर पर एक टफ प्लेसमेंट है, जहां बहुत सारी छुपी हुई चीजें, रुकावटें, बाधाएं अचानक कहीं से भी निकलकर आपकी शांति पूरी तरह से भंग कर सकती हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप कानून, टैक्सेशन, साझा संपत्ति या ऐसे स्रोतों से मुश्किल में पड़े जिनकी आप कल्पना भी न कर सकें। तो अगर आपके 8वें भाव में राहु है, तो सावधान रहें, सीमाओं के भीतर काम करने की कोशिश करें। सीमाओं के भीतर रहें, उन चीजों में ज्यादा न पड़े जो खुलेआम हैं या आपके लिए अच्छी नहीं, सिर्फ एड्रेनालिन या उत्साह के लिए या कोई वर्जित काम करने के लिए, और नैतिक और कानूनी तौर पर सही पक्ष पर रहें, वरना आपको ऐसी गिरावट का सामना करना पड़ सकता है जिससे निकलना मुश्किल हो। और ये है 8वें भाव में राहु के प्लेसमेंट का मतलब आपके लिए। 10वें भाव में राहु निश्चित तौर पर एक टफ प्लेसमेंट है, बल्कि आसान या लाभकारी प्लेसमेंट से ज्यादा मुश्किल। एक वजह यह है कि राहु 10वें भाव के कुछ असामान्य गुण पैदा करता है। एक ये कि ऑफिस या काम की जगह का माहौल सामान्य ऑफिसों से थोड़ा अलग हो सकता है। आप किसी जगह बैठे हों, मगर आपका बॉस किसी और जगह हो, या आप एमएनसी या विदेशी कंपनी में काम करते हैं मगर अपने देश में रहते हुए विदेशी कंपनी, क्लाइंट या बॉस के लिए काम करते हैं, या आपकी कंपनी कोई विदेशी ब्रांड हो। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आप बहुत असामान्य समय पर काम करते हैं, कभी बहुत देर रात, कभी अलग अलग घंटों में या रात की शिफ्ट में। काम या बॉस की तरफ से कुछ बहुत भागदौड़ भरा, बहुत असामान्य, बहुत मांग वाला हो सकता है, तो काम की उम्मीदें भी बहुत ऊंची होती हैं। अब क्योंकि आप असामान्य घंटों, असामान्य काम, बॉसों की असामान्य उम्मीदों पर काम करते हैं, तो आप भी काम के माहौल, प्रोजेक्ट, ब्रांड या बॉसों से ज्यादा चाहते हैं। और क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और ज्यादा चाहते हैं, तो कभी कभी उम्मीदों का मेल नहीं होता। आप काम से, पेशे से क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी तरक्की चाहते हैं, ग्रोथ, प्रमोशन, वो पूरी नहीं होती। तो हमेशा निराशा, चिंता का एहसास रहता है कि मैं पर्याप्त आगे नहीं बढ़ रहा, पर्याप्त तनख्वाह नहीं ले रहा, खुद को ज्यादा काम करके जला रहा हूँ। और ये झूठ नहीं हो सकता, सच हो सकता है। हालांकि काम का माहौल आपकी उम्मीदों के अनुकूल नहीं हो सकता, और इसलिए आसपास के लोग, बॉस, उन्हें लग सकता है कि आपकी उम्मीदें बहुत ऊंची हैं, या आप उम्मीदों के लायक नहीं हैं, तो उम्मीदों में मेल नहीं होता। और कभी कभी 10वें भाव में राहु के साथ कोई बॉस या अधिकारी आपको पसंद न करता हो, मगर आपके सामने न बताता हो, वो आपकी पीठ पीछे साजिश करता हो, कभी हमें पता नहीं चलता। तो यहाँ आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट पर जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, टारगेट पूरे करने, डेडलाइन मीट करने के लिए बहुत लंबे घंटे काम कर रहे हैं, फिर भी कोई आपकी पीठ पीछे साजिश कर रहा है, तो आपकी तरक्की में रुकावट है, और ये विदेशी तत्व आपकी जरूरी तरक्की में रोड़ा है।
कभी कभी इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि राहु आपको काम पर एक खूबी जरूर देगा जिसमें आप बहुत बहुत अच्छे होंगे, या तो आप अपने काम में बहुत उत्कृष्ट हों, या पेशकश में, या बहुत समय के पाबंद, या सबसे अच्छे रिश्ते रखने वाले आपके लगभग हर दूसरे विभाग से नेटवर्क कनेक्शन होंगे। तो कुछ ऐसा जो बॉक्स से बाहर हो, एक अनोखा अंदाज, आपका काम करने का तरीका, आपकी कार्य संस्कृति, आप टेबल पर क्या लाते हैं, क्या मुहारत लाते हैं। कभी कभी आप किसी एक खूबी में बहुत अच्छे हो सकते हैं जहां आप अजय हों, और कभी कभी इसी वजह से आपको लग सकता है मैं अपने काम में इतना अच्छा हूं तो मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मैं चाहता हूं और जिसका मैं हकदार हूं। तो ये एक टफ प्लेसमेंट है, क्योंकि करियर में तरक्की उतनी तेज नहीं, तनख्वाह उतनी अच्छी नहीं, तो हमेशा कुछ न कुछ पूरी जिंदगी ऐसा होगा जो आप कभी पूरा न कर पाए, कभी हासिल न कर पाए। तो ये वो प्लेसमेंट है जहां ज्यादा सब्र, ज्यादा संघर्ष, कभी कभी नौकरी बदलनी पड़े, जगह बदलनी पड़े, लोकेशन बदलनी पड़े, ब्रांड बदलना पड़े, इससे पहले कि आपको वो मिले जो आप सच में चाहते हैं और हकदार हैं। तो 10वें भाव में राहु के साथ टफ प्लेसमेंट, इसे मैनेज करना आसान नहीं, और 10वें भाव में राहु से आपसे जो उम्मीद की जाती है, सब्र, संघर्ष, वो आपको सच में परखेगा जब राहु 10वें भाव में हो। 12वें भाव में राहु एक बहुत असामान्य प्लेसमेंट है। एक तरफ 12वां भाव आपके सपनों का भाव है, अज्ञात का भाव है, अगली दुनिया में कदम रखने का भाव है, और राहु अभी भी एक पैर इस दुनिया में रखे है। दरअसल वो आपको वापस भौतिक दुनिया में ले जाने की कोशिश कर रहा है, और इसलिए ये आपको उलझन भी देता है, मगर कभी कभी आपको अपने और अपने आसपास से असामान्य या बेहद उम्मीदें करने पर मजबूर करता है, और इसलिए इसे कई बार जिंदगी से बहुत बेहद उम्मीदें रखने वाला भी माना जाता है। ऐसा व्यक्ति उन कृत्यों में पड़ सकता है जो उसे लगते हैं कि मेरे करियर के लिए, काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए, रिश्तों के लिए अच्छे हैं। तो अपने काम में अच्छा करने की कोशिश में आप ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छे न हो, टीमों, रिश्तों या किसी कनेक्शन में, या आपके काम के बारे में कुछ असामान्य हो सकता है, और आप कुछ ऐसे काम में भी शामिल हो सकते हैं जो दूसरों को बहुत असामान्य लगे। जब आप लोगों को बताते हैं कि आप क्या करते हैं तो कुछ लोग समझ न पाए, उनमें से कुछ आपके काम की तरह से परिचित भी न हो, कुछ विदेशी तत्व हो सकता है, कुछ असामान्य तत्व हो सकता है, कुछ बेमिसाल तत्व हो सकता है, या आपके काम का समय बहुत अजीब हो सकता है, या आप जो उत्पाद या सेवाएं करते हैं वो भी बहुत अलग हो सकती हैं। ये एक अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, खास तौर पर जब विदेशी भूमियों, विदेशी देशों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयात निर्यात से जुड़ा हो, जहां आपके कनेक्शन ऐसे लोगों से हैं जिन्हें आप रोज नहीं देख सकते, वो किसी और जगह बैठे हों, और कभी कभी आप उन्हें चेहरे से न जानते हों, सिवाय ईमेल के। कभी कभी वो लोग भी नियमित बदलते रहें, तो काम का माहौल, आपके साथ काम करने वाले लोग भी बहुत अस्थिर, बहुत भागदौड़ भरे, बहुत असामान्य हो सकते हैं। काम में स्थिरता न हो और न ही कार्य संस्कृति में स्थिरता। कार्य संस्कृति भी ऐसी हो सकती है जहां आपको हमेशा चौकन्ना, हमेशा सतर्क रहना पड़े। दूसरी बात, उम्मीदें भी दूसरों को बेहद लग सकती हैं, क्योंकि आप अपने काम, अपनी नौकरी से एक खास आउटपुट की उम्मीद करते हैं। दूसरों को लग सकता है कि ये व्यक्ति बहुत ऊंचा सोच रहा है, ये आपकी टीम से नहीं, प्रोजेक्ट से इतना नहीं, मगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट और बेहतर कर सकता है। यहाँ तक कि बहुत ऊंचे लक्ष्य तय होने पर भी आप और बेहतर करना चाहते हैं। ऐसे लक्ष्य आप अपने लिए भी रख सकते हैं। आप जिंदगी की बेहतरीन गुणवत्ता, बेहतरीन घर, बेहतरीन वैवाहिक रिश्ता, या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड चाहते हैं, सबसे बढ़िया गाड़ी चाहते हैं, तो कम से कम एक असामान्य चीज होगी जिसके लिए आपकी बहुत असामान्य उम्मीदें होंगी। अगर ये रिश्ते के बारे में है तो पूरी जिंदगी रिश्ते उतार चढ़ाव में रहेंगे, कभी रिश्ते में बस न पाए, मगर आप बहुत आकर्षक या बहुत असामान्य लोगों के साथ रिश्ते में आ सकते हैं, एक दूसरे से बहुत अलग, और उनके रीति रिवाज बहुत असामान्य हो। जिन लोगों को आप डेट करते हैं वो भी दिखने, बोलने, बर्ताव में बहुत
असामान्य हो सकते हैं, आपके आसपास के आम लोगों से बहुत अलग जिन्हें आप डेट कर सकते हैं, रिश्ते में आ सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं वो भी बहुत असामान्य हो सकते हैं। काम के घंटे बहुत असामान्य मगर आपसे उम्मीदें बहुत ऊंची हो सकती हैं। प्रोजेक्ट और कंपनी दोनों तरफ से तो ये एक टफ प्लेसमेंट है संभालने के लिए, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में बहुत सारी असामान्य चीजें हैं। तो सिर्फ एक क्षेत्र है जहां आम तौर पर 12वें भाव में राहु आपके लिए अच्छा करता है, और वो है आपकी जन्मभूमि से दूर किसी विदेशी देश, विदेशी भूमि में, वरना ये आपकी जिंदगी के कई क्षेत्रों में, खास तौर पर रिश्तों, नौकरी से उम्मीदों, भूमिका में उन्नति, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन, बहुत कसी हुई रस्सी पर चलने जैसा है, और मेहनत, पैसा, संसाधनों, उम्मीदों की बहुत बर्बादी हो सकती है और आखिर में बहुत कम हासिल होता है। तो आम तौर पर 12वें भाव में राहु आपको अपने करियर के आखिर में या जिंदगी के आखिर में ये एहसास दिलाता है कि आपने बहुत कम हासिल किया। हालांकि जब दूसरे आपकी जिंदगी देखते हैं तो वो बहुत सारी चीजें गिना सकते हैं जिन्हें आप उपलब्धि नहीं मानते, मगर वो मानते हैं। और ये है 12वें भाव में राहु के टफ या नुकसानदेह प्लेसमेंट का मतलब आपके लिए। तो दोस्तों, हमने राहु के उन टफ प्लेसमेंट पर बात की जहां राहु आपको ज्यादा चुनौतियां और कुछ फायदे दे सकता है। राहु के बेस्ट प्लेसमेंट पर भी बात की। उस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दूंगा, कृपया वो वीडियो जरूर देखें। और अगर आपके राहु इनमें से किसी भाव में है तो राहु को बेहतर समझने की कोशिश करें, उस प्लेसमेंट की उम्मीदों को बेहतर समझें और समझें कि आप अपनी और दूसरों की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जब आप किसी भी भाव में राहु के साथ बेहतर संतुलन करते हैं तो राहु आपको बेहतर नतीजे देता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपनी फोकस पर और सिर्फ अपनी मर्जी पर ज्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मुझसे निजी परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय किसी और वीडियो में मिलेंगे। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।